बच्चों क्लास 12th यूपी बोर्ड बायोलॉजी विषय में 30% सिलेबस को कम कर दिया गया है। कोरोना के महामारी के प्रभाव से 70% केवल अब आपको पढ़ने हैं। जो 2021 बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसमें 30% सिलेबस नहीं है। तो पहली यूनिट यानी फर्स्ट यूनिट में सभी 4 चैप्टर पढ़ने थे, वो हमने पढ़ा दिया। दूसरी यूनिट जो है सेकेंड यूनिट में कमी जो की गई है वो आप लोग अपना सिलेबस जान लीजिए। इसमें दूसरी यूनिट में कई टॉपिक हैं, कई चैप्टर हैं, जिसमें से 5वां चैप्टर है वंशागति और विविधता, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, ये आपको पढ़ना है। आनुवंशिक पदार्थ की खोज एवं DNA, एक आनुवंशिक पदार्थ जो आनुवंशिकता का आणविक आधार है, अध्याय 6 यानी कि चैप्टर 6वां, ये पढ़ने हैं। और 7वां चैप्टर जो है जीन अभिव्यक्ति का नियमन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, 6वां और 7वां चैप्टर जो है ये आनुवंशिकता का आणविक आधार के अंतर्गत आता है। NCERT की बुक में 2 ही चैप्टर मिलेगा, एक वंशागति और विविधता के सिद्धांत और दूसरा मिलेगा कि वंशागति के आणविक आधार। तो जिसमें ये दूसरी बुक में डॉक्टर रमेश गुप्ता की बुक में ये 2 चैप्टर अलग कर दिया गया है। आणविक आधार वाले में से आनुवंशिक पदार्थ की खोज DNA, एक आनुवंशिक पदार्थ, और दूसरा जीन अभिव्यक्ति का नियमन। इसके बाद आपको NCERT की बुक में विकास एक चैप्टर मिलेगा, दूसरी यूनिट का 3rd चैप्टर विकास। और जबकि इस बुक में अलग अलग डिस्क्रिप्टिव काफ़ी अच्छे से इसमें समझाया है। विकास जो एक प्रमुख टॉपिक है, चैप्टर है, उसको यूपी बोर्ड ने हटा दिया है, ये आपको नहीं पढ़ना है। 2021 बोर्ड परीक्षा में इससे संबंधित कोई भी नहीं आएगा। तो ये जो है विकास, इसको आप कट कर दीजिए, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कट कर, ये नहीं पढ़ना है। जीवन की उत्पत्ति उसमें पढ़ना था, जैव विकास के प्रमाण जिसमें लैमार्कवाद, डार्विनवाद, ये जैव विकास के सिद्धांत में लैमार्कवाद, डार्विनवाद, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, ये नहीं पढ़ना है। विकास की क्रियाविधि और मानव का विकास, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, ये सब नहीं पढ़ने हैं। अब इसी दूसरी यूनिट से जो ये डिटेल में दिया गया है वंशागति और विविधता में मंडलीय वंशागति को पढ़ना है। टॉपिक को मंडलीय अनुपस्थिति से विचलन, अपूर्ण प्रभाविता, सप्रभाविता, रुधिर वर्गों की वंशागति, प्लियोट्रॉफी, ये सब पढ़ने हैं। लिंग निर्धारण पढ़ना है, क्रोमोसोम वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत पढ़ना है, संलग्नता और जीन विनिमय पढ़ना है, मनुष्य में मंडलीय विकार पढ़ना है, ठीक है। और गुणसूत्री विकार पढ़ना है, जिसमें डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, आनुवंशिक पदार्थ की खोज DNA, इसमें ये पढ़ने हैं सब, ठीक है। और जीन अभिव्यक्ति के नियमन, लाइकोपेरान, जीनोम, मानव जीनोम प्रोजेक्ट, DNA फिंगरप्रिंटिंग, ये पढ़ना है। बाकी आपको इधर एक भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। विकास वाले टॉपिक से कुछ भी नहीं पढ़ना, ना जीवन की उत्पत्ति पढ़नी है, ना जैव विकास के प्रमाण पढ़ने हैं, जैव विकास के सिद्धांत भी नहीं पढ़ने हैं, जिसमें डार्विनवाद, आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धांत भी था, नहीं पढ़ने हैं। विकास की क्रियाविधि, विभिन्नताएँ, म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन, जीन प्रवाह, आनुवंशिक प्रवाह जिसे जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं, हार्डी बेनबर्ग सिद्धांत, अनुकूली विकिरण और मानव विकास, ये सब नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। अब चलिए आप शुरू करते हैं आपके वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत NCERT बुक से, ठीक, ओके। आपका 5वां चैप्टर दूसरी यूनिट का पहला और पूरे चैप्टर से 5वां चैप्टर वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, ठीक है। इसको आपको पढ़ना है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर से प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम में अवश्य पूछे जाते हैं। तो इसको हेरिडिटी एंड वेरिएशन, वंशागति या विविधता के नाम से भी जाना जाता है। ये इसमें आप पढ़ेंगे, आज हम आपको समझाएंगे। चैप्टर बड़ा है लेकिन आपको 2 टॉपिक इसमें देख रहे हैं, ये एक मंडल के वंशागति के नियम और दूसरा एक जीन की वंशागति। इस आज के लेक्चर में, आज के इस वीडियो लेक्चर में ये 2 टॉपिक आप समझेंगे और शेष आने वाले वीडियो में चर्चा रहेगा, आपको समझाएंगे। इसमें आप सीखेंगे मंडल के प्रमुख 2 नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जैसे प्रभाविता या प्रबलता का नियम कहते हैं, एक पृथक्करण का नियम कहते हैं, ठीक है। तीसरे नियम जो डाई हाइब्रिड क्लास है उसको हम अगली वीडियो में बनाएंगे। इसमें आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, कोडोमिनेंस, ये सीखेंगे। और इसके अलावा टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, ठीक है, ये सब क्या होते हैं इसको सीखेंगे। किस प्रकार से मंडल ने अपने नियमों का
खोज किया, इसके बारे में सीखेंगे। कौन कौन से इन्होंने कैरेक्टर्स लिए किस पौधे पर प्रयोग किया, कितने जोड़ी में लिए, इसको आप सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वंशागत विविधता के सिद्धांत। तो जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि किसी भी पेड़ पौधे से जो नया पेड़ पौधा होता है उसी जाति का होता है। किसी भी जंतुओं से नया जो बच्चा पैदा होता है वो उसी जाति का होता है, न कि दूसरे का होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये आनुवंशिक लक्षण, माता पिता से आनुवंशिक लक्षणों का जो स्थानांतरण होता है आने वाली संतति में, पीढ़ियों में, वो गुणसूत्रों के आधार पर होता है। इसे मेंडल ने फैक्टर कहा और आज वो जीन्स के नाम जानता है, जीन के आधार पर होता है। तो इसमें जो मेंडल के प्रमुख दो नियम हैं, प्रभाविता का नियम और दूसरा है सेग्रीगेशन या पृथक्करण का नियम, उसको समझने से पहले थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री और विधिवत क्रमबद्ध ढंग से अगर समझ लेते हैं तो आपको समझने में बड़ी आसानी होगी मेंडल के वंशागति के नियमों को। तो शुरू करते हैं। पहले इसका इतिहास या एक तरह से इंट्रोडक्शन, कैसे कैसे ये अपने दोनों नियम तक पहुँचे। तो बच्चों जानते हैं कि पहले तो आप जान लीजिए कि आनुवंशिकी या आनुवंशिकी विज्ञान क्या है। ठीक है, इसकी एक परिभाषा आप नोट कर लीजिए। आनुवंशिकी विज्ञान किसे कहते हैं? डिफिनीशन ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजाति एवं परस्पर संबंधित जीवों की आनुवंशिक समानताओं एवं विभिन्नताओं का तथा इनकी आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवंशिकी विज्ञान या जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, और इस जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग जो सबसे पहले दिया था वो बैटसन ने दिया था। किसने दिया था? बैटसन ने दिया था। ये पर एक परिभाषा और नोट कर लीजिए आप लोग। आनुवंशिक लक्षण, आनुवंशिकता या वंशागति। यहाँ पर आनुवंशिकी अलग है। आनुवंशिकी एक विज्ञान की शाखा है जिसे हम जेनेटिक्स बोलते हैं, लेकिन आनुवंशिकता या वंशागति एक प्रक्रिया है जिसे इंग्लिश में हेरिडिटी या इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो आनुवंशिकता या वंशागति यानी हेरिडिटी या इनहेरिटेंस की परिभाषा होगी आनुवंशिक विशेषकों, विशेषक मतलब लक्षण जो होते हैं, आनुवंशिक विशेषकों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने या प्रसारित होने की प्रक्रिया आनुवंशिकता या वंशागति कहलाती है। तो आनुवंशिकता या वंशागति एक प्रक्रिया है, जबकि आनुवंशिकी जिसे इंग्लिश में जेनेटिक्स बोलते हैं विज्ञान की एक शाखा है। इसी जेनेटिक्स के जनक कहे जाते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। ये कहाँ के थे? यूरोप का एक ऑस्ट्रिया देश है, वहाँ के ब्रून एक शहर था, उस शहर में अगस्टिनियन ईसाई के पादरी थे ग्रेगर जॉन मेंडल। एक तरह से ये मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, लेकिन इन्होंने अपने गणितज्ञ के सहारा से मटर पौधे पर इन्होंने अपने खोज किए, रिसर्च किए, जो आज आनुवंशिकता के नियम मेंडल्स लॉज के नाम से जाने जाते हैं। तो ये दो परिभाषाएं हमने आपको बताया, बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे। और इसको शॉर्ट में भी आनुवंशिकी विज्ञान जिसे जेनेटिक्स कहते हैं उसको आप समझ सकते हैं कि इस विज्ञान में वंशागति और विविधता दोनों का अध्ययन होता है। बहुत शॉर्ट में इस विज्ञान में क्या अध्ययन होता है? वंशागति और विविधता दोनों का अध्ययन होता है। और यह इसमें विचार किया जाता है कि जनक और संतति के लक्षणों में समानता या असमानता क्यों होती है, उसके कारण। वंशागति आनुवंशिकी का आधार है। क्या है? वंशागति आनुवंशिकी का आधार है। वंशागति वह प्रक्रम है जिससे लक्षण जनक से संतति में जाते हैं तथा विविधता जनक और संतति के लक्षणों में असमानता की अवस्था है। विविधता जो है जनक और संतति के लक्षणों की असमानता की अवस्था है। जैसा कि जानते हैं कि मानव 8000 से 10,000 ईसा पूर्व ही यह जान चुका था कि विविधता का कारण लैंगिक जनन की प्रक्रिया में छिपा है। उसने पौधों और जंतुओं की प्रकृति में उपस्थित जीव विविधता का लाभ उठाया और लाभदायक लक्षणों वाले जीवों को चुनकर उनका प्रजनन करवाया और अपने मनवांछित लक्षणों के जीव प्राप्त किए। आज जो पुरानी जंगली गायों के कृत्रिम चयन पालतू बनाकर साहिवाल उच्च भारतीय कैसे प्राप्त किए, जैसे पंजाब के साहिवाल गाय, ये इसी के कारण से। ठीक है, तो ये सब वैज्ञानिक आधार भले न जानते रहे हों, लेकिन वो जानते थे, पूर्वजों को मालूम था, लक्षणों की वंशागति और विविधता का ज्ञान था। अब मेंडल के जो वंशागति के नियम हैं, सबसे पहले तो जान जाइए कि मेंडल ने जो मटर के पौधे लिए वो कितने पेयर लक्षणों को लिए। तो जवाब है उसका कि 7 जोड़े 7 पेयर में लिए, जिसमें से 7 पेयर
में से एक जो पेयर में से एक लक्षण जो था प्रभावी था और दूसरा अप्रभावी। अप्रभावी मतलब कमज़ोर, अप्रबल, और प्रभावी मतलब प्रबल, दावेदार, मजबूत जो होता है, अपने लक्षण को प्रकट करता है। सबसे पहले है बीज का आकार। गोल बीज जो था वो प्रभावी था, प्रबल था। झुर्रीदार जो था वो अप्रभावी था। बीज का रंग पीला उन्होंने लिया तो ये प्रभावी लक्षण है, और हरा लक्षण जो है बीज का वो अप्रभावी है। फूल का रंग बैगनी प्रभावी लक्षण था, और सफ़ेद जो है अप्रभावी। फली का आकार अगर फूली हुई है तो प्रभावी है, सिकुड़ी है तो अप्रभावी है। फली का रंग हरा है तो प्रभावी लक्षण है, और पीला है तो अप्रभावी। पुष्प की स्थिति अगर एक्सियल है, अक्षीय है, ठीक है, शाखाओं में टॉप पॉइंट पर नहीं है तो वो प्रभावी है। अगर एकदम टिप पर फूल उग रहे हैं, बन रहे हैं, तो वो अप्रभावी है, ठीक है। तने की ऊंचाई, लंबाई है, लंबा तना है तो प्रभावी लक्षण है, और बौना है तो अप्रभावी है। तो इस तरह से मंडल ने 7 जोड़े में मटर के पौधों, उनके लक्षणों, विशेषकों को लिए और उस पर अपने रिसर्च करना शुरू किया। अब मंडल के वंशागति के नियम देखिए। अब इसमें जान लीजिए कि आनुवंशिकता को समझने की जो गति थी, प्रगति, वो 19वीं सदी के मध्य में शुरू हो गई थी, प्रगति में आ गई थी। लेकिन ग्रेगर जॉन मेंडल, जैसा कि हमने बताया आपको कि ये ऑस्ट्रिया देश के गणितज्ञ थे, ग्रेगर जॉन मेंडल ने उद्यान मटर के पौधे में 7 वर्षों तक संकरण के प्रयोग किए, ठीक, 7 जोड़े में लिए और 7 वर्षों तक भी इन्होंने प्रयोग किया। उनके आधार पर जीवों के वंशागति नियम को प्रस्तावित किया, ठीक है। सांख्यिकी, विश्लेषणों और गणितीय तर्कशास्त्र का जीव विज्ञान की समस्याओं के समाधान हेतु प्रथम उपयोग भी मेंडल द्वारा वंशागति अन्वेषणों के दौरान ही किया गया, ठीक ना। उनके प्रयोगों में नमूनों की विशाल संख्या ने उनके आंकड़ों को विश्वसनीयता प्रदान की। ये मंडल ने अपने प्रयोग किए जो उस दौरान, रिसर्च के दौरान परीक्षाधीन पौधों को उत्तरोत्तर पीढ़ियों पर किए गए प्रयोग सफल निष्कर्ष सुनिश्चित किया कि मंडल के वंशागति में व्यापकता थी, ठीक है। तो इस तरह से मंडल जो है कि अपने रिसर्च करते रहे, और इनका जो एक ढांचा, एक जो खोज निष्कर्ष निकला, वो एक पेपर में, ब्रोनसार के एक पेपर में, रिसर्च पेपर में, वो कई वर्षों तक दबा रहा। उस पेपर जो छपा था वंशागति पर मंडल की जो खोज का वर्णन है, वो 1866 में, लगभग 1866 में एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी या ब्रून में छपी थी। लेकिन दुर्भाग्यवश ये 34 वर्षों तक इन पर वैज्ञानिकों का ध्यान नहीं गया। अंत में 1900 में 3 वैज्ञानिकों का ध्यान गया। वो तीनों वैज्ञानिक थे, जर्मनी में कार्ल कोरेंस, हॉलैंड में ह्यूगो डी व्रीज जो म्यूटेशन की खोज किया था, और ऑस्ट्रिया में एरिक वान सेरेमेक। ये 3 वैज्ञानिक थे, कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डी व्रीज और एरिक वान सेरेमेक, जिनका ध्यान गया। और फिर इनकी तुरंत, मतलब पुनः खोज हुई, फिर से इनकी खोज शुरू हुई, और उसके आधार पर जो निष्कर्ष फिर पाए, मेंडल की तरफ ही निष्कर्ष पे ये लोग पहुँचे। और फिर उन्होंने जो नियम दिया वो मेंडल के सम्मान में मेंडल्स लॉ घोषित किया। तो इस तरह से मेंडल का नियम आज हम लोगों के सामने है। मेंडल ने किया क्या था कि अनेक तद्रुप प्रजनन सम मटर के शुद्ध वंशक्रमों को लेकर कृत्रिम परागण के लिए प्रयोग किए थे। तद्रुप प्रजनन का मतलब ट्रू ब्रीडिंग। वंशक्रम वह होता है जो कई पीढ़ियों तक स्वपरागण के फलस्वरूप अस्थायी विशेषक ट्रेट प्रदर्शित करता है। मेंडल ने मटर की 14 प्रजननी मटर की किस्मों को छांटा, अर्थात 7 जोड़े विपरीत लक्षणों को लिया, ठीक है। ये 7 जोड़े लक्षण हमने आपको बता दिए ऊपर। अब देखिए यहाँ एक चार्ट में भी दिया हुआ है, मेंडल द्वारा दिए गए अध्ययन के पर्याप्त जो विशेषक हैं ये हमने बताया ही आपको। तनिक ऊंचाई लिया, लंबा बौना, फूल का रंग लिया, फूल की स्थिति, फली का आकार, फली का रंग, बीज का आकार, बीज का रंग, इस तरह से लिया। अब देखिए, अब यहाँ से शुरू होता है एक जीन की वंशागति, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। एक जीन की वंशागति यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक संकरण क्रॉस, इसको क्या कहते हैं? एक संकरण क्रॉस, एक, या इसको बोलते हैं एक गुण संकरण। एक गुण संकरण किसको कहते हैं? एकाकी लक्षणों के तुलनात्मक दृश्य रूपों की वंशागति के अध्ययन हेतु किए गए प्रयोगों को एक गुण संकरण या मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, ठीक है। इसमें एक लक्षण के तुलनात्मक दृश्य रूपों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। मेंडल ने वंशागत के अध्ययन के लिए प्रयोग में मटर के लंबे तथा बौने पौधे का संकरण किया। इस प्रयोग द्वारा एक जीन का आनुवंशिक अध्ययन किया गया, एक जीन का दृश्य रूप का अध्ययन किया गया। इस संकरण से उत्पन्न बीजों को उगाकर उन्होंने प्रथम संकर पीढ़ी के पौधे प्राप्त किए। इस पीढ़ी को प्रथम संतति पीढ़ी या फिलियल प्रोजेनी F1, 60 में इसको संकेत में F1 कहा जाता है। मेंडल ने देखा कि F1 पीढ़ी के सभी लंबे पौधे अर्थात
जो अपने लंबे जनक के समान थे, कोई पौधा बौना नहीं था। इसी प्रकार के परिणाम अन्य विशेषकों वाले संकरण प्रयोगों में भी पाए गए। उन्होंने देखा कि F1 में दो में से एक जनक के लक्षणों की ही अभिव्यक्ति होती है, दूसरे जनक के लक्षण प्रकट नहीं होते। ठीक है, यहाँ पर फिगर के माध्यम से देख लीजिए। फिगर के माध्यम से देखिए, ये इन्होंने बताया है। एक पहले तो पुष्प जान लीजिए, पुष्प क्या है। ये जो रंगीन पंखुड़ियाँ होती हैं, इसको दल या क्या बोलते हैं, पेटल्स। ठीक है, और ये स्त्री केसर गाइनेशियम का भाग जो है वर्तिकाग्र होता है, ऊपर जो होता है ये बोलते हैं इसको वर्तिकाग्र या स्टिग्मा। स्त्री केसर मादा पुष्प का पार्ट है, गाइनेशियम जैसे बोलते हैं इंग्लिश में। और जो पतले पतले होते हैं शाखाएं, उसे बोलते हैं पुंकेसर। ये नर पुष्प का भाग है एंड्रोसियम का, और उसके ऊपर छोर पर पराग कोष होता है, पराग की थैली, एंथर। ठीक है, और स्त्री केसर ये जो अंडाशय होता है, अंडप, ये स्त्री केसर। ये पुष्प का संरचना हो गया। और यहाँ पर देखिए उन्होंने कैसे क्रॉस किया। एक चीज़ और समझ आइए कि जो ये जनक होता है, ये जनक और ये जनक, ये संकेत हैं। किसके संकेत हैं? यदि गोल बना करके नीचे इसे प्लस कर दिया जाता है तो ये होता है मादा, फीमेल। और गोल बना करके यदि ऐसे तीर एक तिरछा लगा दिया जाता है तो इसको बोलते हैं मेल। ठीक है, ये है संकेतों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये हो गया फीमेल और ये हो गया मेल। ठीक, पेरेंट, जनक मतलब पेरेंट्स। यहाँ पर देख रहे हैं आप कैंची के द्वारा, जो कि मटर का पौधा द्विलिंगी होता है, तो कैंची के द्वारा इसके पराग कण यानी कि पुंकेसर को काट के अलग किया जा रहा है। केवल इसमें बनेगा मादा पुष्प, गाइनेशियम का पार्ट, फीमेल पार्ट, और इधर एक दूसरे पुष्प से पराग कण को लेकर स्थानांतरित कर दिया जा रहा है इस मादा पुष्प पर। तो इन्होंने क्रॉस कराया। ठीक, बैगनी पुष्प से सफ़ेद पुष्प वाले पौधे को क्रॉस करा दिया, एक का परागकण निकाल दिया और सफ़ेद पुष्प के परागकण को इस पर डाल दिया। उसमें निषेचन होगा, फल बनेगा। और फल देखो, ये फली के रूप में, ये मान लीजिए फल बन गया, दाने बन गए। अब इस दाने को उन्होंने क्या किया, बुआई कर दिया, अगली पीढ़ी के लिए बुआई कर दिया। बुआई कर दिया तो उन्होंने देखा कि जितने भी पुष्प पौधे उगते हैं सब में क्या है, बैगनी 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 बैगनी, सब पौधे बैगनी पुष्प वाले हुए। तो इन्होंने ये दिखाया कि ओ, एक तो हमने पुष्प लिया था सफ़ेद, ये देखो सफ़ेद वाला है, और ये बैगनी वाला है, सफ़ेद लिया। और F1 पीढ़ी में जो पौधे सब उगे सब बैगनी वाले, सफ़ेद का गायब हो गया। तो इन्होंने इससे निष्कर्ष निकाला कि इसका मतलब कि कुछ कारक है जो दूसरे कारक को पर प्रभावी हो जा रहा है, प्रबल है, और एक जो है अप्रबल है। तो इस तरह से उन्होंने निष्कर्ष निकाला। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पीढ़ी को, प्रथम जो पीढ़ी बनती है, प्रथम पीढ़ी, ये सभी पौधे हैं, ये F1 पीढ़ी। ठीक है, F1 पीढ़ी के हैं ये पौधे सब। मैंने देखा कि F1 पीढ़ी के सभी लंबे पौधे थे और अपने लंबे जनक के समान थे, कोई पौधा बौना नहीं था। इसी प्रकार के परिणाम इन्होंने सब में देखा। ठीक है, तो मेंडल ने फिर F1 के सभी लंबे पौधों को स्वयं परागित किया और उसे देखकर आश्चर्य हुआ कि F2 पीढ़ी में जो उत्पन्न पौधे कुछ थे वो बौने थे। F2 पीढ़ी में क्या देखा कि जब इन लंबे पौधों के से क्रॉस कराने के बाद फिर से इनकी बुआई किया, इनकी दूसरी पीढ़ी F2 में, तो देखा कि कुछ पौधे लंबे थे, ज़्यादातर पौधे लंबे थे और कुछ उनमें बौने पौधे आ गए। जो पहली पीढ़ी का जनक था, एक अप्रबल, वो प्रकट हो गया। ठीक, तो जो लक्षण F1 पीढ़ी में नहीं देखा गया था वह प्रदर्शित हो गया। बौने पौधे का अनुपात F2 पौधे का 25% था, जबकि 75% पौधे लंबे थे, यानी कि 3:1 के अनुपात में। लंबे और बौने पौधे के लक्षण जनकों के समान ही थे और इनमें किसी प्रकार का सम्मिश्रण नहीं था, अर्थात सभी या तो लंबे थे या बौने, मझोले कद के कोई भी नहीं थे। तो इस तरह से इन्होंने देखा कि जो परिणाम प्राप्त हुआ, F1 पीढ़ी में केवल एक ही जनकीय लक्षण प्रकट हुआ, केवल सभी लंबे वाले पौधे का, जबकि F2 पीढ़ी में दोनों लक्षण 3:1 के अनुपात में अभिव्यक्त हुए। विपरीत विशेषकों में दोनों F1 या F2 स्तर पर किसी प्रकार का सम्मिश्रण नजर नहीं आया। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इन प्रेक्षणों के आधार पर मेंडल ने प्रस्तावित किया कि कोई वस्तु का मतलब यहाँ कारक समझिए या आज के ज़माने में जीन समझिए, इसलिए कि मेंडल के समय जीन की खोज नहीं हुई थी। जीन, जिसको जॉन रे ने शब्द दिया था, नाम दिया था जीन, कोई वस्तु अपरिवर्तित रूप से में जनक से संतति को युग्मकों के माध्यम से उत्तरोत्तर पीढ़ियों में अग्रसित होती है। उसने इस वस्तु को कारक या फैक्टर कहा।
मेंडल ने इसको क्या कहा, एक फैक्टर, कारक कहा, और आज हम इसे जीन कहते हैं। दूसरे शब्दों में जीन आनुवंशिकता की इकाई है। जीन क्या है, आनुवंशिकता की इकाई होती है। किस जीन में कौन सा विशेष लक्षण अभिव्यक्त होगा इसकी सूचना इसमें निहित होती है। विकल्पी विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़े को युग्म विकल्पी एलील कहा जाता है। एलील को नाम दिया था बैटसन नामक वैज्ञानिक ने, कहा जाता है। ये एक ही जीन के थोड़ा सा भिन्न रूप होते हैं, क्योंकि द्विलिंगी में एक जो जीन होता है, लक्षण होता है, वो एलील के रूप में भी उसके साथ में होता है विकल्पी। यदि हम प्रत्येक जीन को अक्षरों से प्रतीक दें तो जो लक्षण F1 पीढ़ी में व्यक्त होता है उसे कैपिटल अक्षर से तथा विपरीत लक्षण के जीन को छोटे अक्षर से व्यक्त किया जाता है, जो रेसेसिव होता है, अप्रबल होता है। उदाहरण के लिए जैसे टी के लक्षण में लंबे के लिए कैपिटल टी और बौने के लिए स्मॉल टी का प्रयोग होता है। कैपिटल टी और स्मॉल टी एक दूसरे के युग्म विकल्पी एलील हैं। ठीक, कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या है, दूसरे के युग्म विकल्पी एलील हैं। दूसरे शब्दों में पौधों में ऊंचाई के एलील जोड़े इस प्रकार हो, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल टी। मेंडल ने यह भी प्रस्तावित किया तद्रूप प्रजननक्षम मटर की लंबी या बौनी प्रजाति में एलील जोड़ा समयुग्मजी होमोजाइगस क्रमशः कैपिटल टी या स्मॉल टी होगा। कैपिटल टी या स्मॉल टी को पौधे का जीनोटाइप, जीनी प्ररूप, और लंबे पौधे को फिनोटाइप, दृश्य प्ररूप कहा गया। ठीक है, अगर किसी पौधे का जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है तो उसका फिनोटाइप क्या होगा, जाहिर सी बात है कैपिटल टी अगर शामिल है तो प्रभावी लक्षण इसमें है तो वो लंबा दिखेगा। क्या होगा, लंबा दिखेगा। अब ये होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, ठीक है, एक हेट्रोजाइगस तब होगा जब ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस कैपिटल टी या स्मॉल टी, ये इस तरह से होते हैं। तो जो समयुग्मजी और विषम युग्मजी होते हैं, इस शब्द को भी किसने दिया था, एलिलोमार्फ, और एलील को तो बैटसन ने दिया था। ठीक, और जो दृश्य रूप और जीन रूप शब्द को भी जॉनसन ने दिया था। दृश्य रूप और जॉनसन दिया था, लेकिन समयुग्मजी और विषम युग्मजी जो ये शब्द है होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, इस शब्द को सबसे पहले बैटसन एंड सैंडर्स ने दिया था। ठीक है, ये कुछ शब्दावली यहाँ किस वैज्ञानिक ने दिया था, इसको आपको नोट करके रखना चाहिए। अब जो संकर हुआ, क्रॉस कराया गया, इसको देख लीजिए। लंबा पौधा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसको अगर दिखाते हैं, लंबा पौधे का जो ये कैपिटल टी और बौने पौधे को स्मॉल टी। ठीक, और इसका जो गाइमिट बनेगा ये हो गया P1, इसको क्या बोलते हैं, P1 पैरेंट, ये एक पैरेंट ये है, एक पैरेंट ये, एक नर एक मादा। अब इसका जो गाइमिट बनेगा इसको बोलते हैं G1। ठीक है, गाइमिट बनेगा, एक कैपिटल टी ये गाइमिट बन गया, एक इधर से स्मॉल टी लेकर ये गाइमिट बन गया, इनमें क्रॉस कराया जाएगा। क्रॉस कराने के बाद जो बनता है ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कहने का मतलब ये हाइब्रिड हो गया, और इसमें जो कैपिटल टी है ये प्रभावी लक्षण है लंबेपन का, बौने पर ये बौने लक्षण को दाब देता है। तो F1 पीढ़ी के जो पौधे होंगे सब क्या होंगे, अब कैपिटल टी दिख रहा है, सब क्या होंगे, सभी लंबे पौधे होंगे, लेकिन ये हाइब्रिड है, संकर प्रजाति है, इसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस है। कैपिटल टी और स्मॉल टी अगर है तो हेट्रोजाइगस, अगर कैपिटल टी है तो इसे होमोजाइगस समयुग्मजी, या स्मॉल टी है तब भी समयुग्मजी या होमोजाइगस है। लेकिन अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी है तब यह हेट्रोजाइगस या विषम युग्मजी कहा जाता है। ठीक है, तो इस टर्मिनोलॉजी को आप समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, जीनोटाइप और फिनोटाइप को आपने देख लिया कि जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है। अगर जीनोटाइप और फिनोटाइप को यदि और समझना है तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक परिभाषा के रूप में कि किसी जीव में विकसित और प्रदर्शित आनुवंशिक लक्षण को लक्षण का दृश्य रूप कहते हैं। क्या कहते हैं, दृश्य रूप, फिनोटाइप। फिर समझिए, किसी जीव में विकसित और प्रदर्शित आनुवंशिक लक्षण को लक्षण का दृश्य रूप फिनोटाइप कहते हैं। ठीक, परंतु इस लक्षण के लिए उत्तरदायी जीन्स की जोड़ी को लक्षण का जीन रूप जीनोटाइप कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप समझ गए होंगे। अब आगे से देखिए, मेंडल ने पाया कि F1 विषम युग्मजी कैपिटल टी स्मॉल टी का फिनोटाइप देखने में बिल्कुल कैपिटल टी जनक के समान होता है। इसलिए उसने प्रस्ताव किया कि असमान कारकों के जोड़ों में से कोई एक दूसरे के ऊपर प्रभावी हो जाता है, जैसा कि F1 में। इसे प्रभावी और दूसरे को अप्रभावी नाम दिया गया। इस प्रयोग में कैपिटल टी लंबाई का कारक और स्मॉल टी बौने पर का कारक।
के ऊपर प्रभावी हो जाता है। जिन अन्य लक्षण युग्मों का उन्होंने अध्ययन किया वहाँ भी यही पाया। तो प्रभाविता और अप्रभाविता की संकल्पना को याद रखने के लिए यही सुविधाजनक और तर्कसंगत होगा कि बड़े यानी कि कैपिटल और छोटे अक्षरों का प्रयोग किया जाए। ठीक है, यानी कि प्रभाविता के लिए कैपिटल अक्षर और अप्रभाविता के लिए छोटे अक्षर यूज होते हैं। जैसे लंबाई के लिए कैपिटल टी और बौने के लिए स्मॉल टी यूज करना चाहिए। अगर बौने के लिए ड्वार्फ का स्मॉल डी लिखेंगे तो यह थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो आप लोग 11th में हैं इसलिए थोड़ा सा डिटेल में इसको समझाना पड़ रहा है, नहीं तो बहुत आसान है। ये सिर्फ 2 मिनट का, ये मंडल के दोनों नियम सिर्फ 2 मिनट में पूरे हो सकते हैं। अभी हम आपको बताते हैं 2 मिनट में कैसे पूरा होता है। ठीक, तो यहाँ पर आपने देखा कि समयुग्मजीय मामलों में अलील समान हो सकते हैं, जैसे कैपिटल टी या स्मॉल टी, और विषमयुग्मजीय मामलों में असमान हो सकते हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी पौधा एक लक्षण ऊंचाई को नियंत्रक जीन के लिहाज से विषमयुग्मजीय है, अतः इसे एकल संकर मोनोहाइब्रिड कहा जाता है। और कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच के क्रॉस संकरण को एकल संकर क्रॉस कहा जाता है। ठीक, इस परीक्षण से कि अप्रभावी जन की विशेषक की अभिव्यक्ति बिना किसी प्रकार के सम्मिश्रण से ही अक्टूब पीढ़ी में हो जाती है। यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब अर्धसूत्री मियासिस कोशिका विभाजन के समय लंबे और पौने पौधे युग्मकों का उत्पादन करते हैं तो जनकी जोड़ों के अलील एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं और केवल एक ही अलील युग्मक में प्रेषित होगा। अलीलों का यह विसंयोजन जो अलगाव होता है वो यादृच्छिक मतलब रैंडमली होता है और युग्मक में कोई एक अलील होने की संभावना 50% होती है। ऐसा संकर प्रयोगों द्वारा पहले से सत्यापित हो चुका है। इस प्रकार लंबे कैपिटल टी पौधे के युग्मकों में कैपिटल टी अलील और बौने स्मॉल टी पौधे के युग्मकों में स्मॉल टी अलील होता है। निषेचन के समय ये दोनों अलील कैपिटल टी एक जनक से परागकण के माध्यम से और स्मॉल टी दूसरे जनक से अंडकों के माध्यम से आकर युग्मन करके निषेचन जब करते हैं, ऐसे युग्मनजों जायगोटों का निर्माण करते हैं जिनमें एक कैपिटल टी एलील और दूसरा स्मॉल टी एलील होता है। दूसरे शब्दों में संकर जिसे हाइब्रिड कहते हैं में कैपिटल टी स्मॉल टी होते हैं क्योंकि इन संकरों में विपरीत विशेषकों के एलील होते हैं। इन पौधों को विषम युग्मजीय हेटेरोजाइगस कहा जाता है। ठीक है, इसको समझाने के लिए एक पुन्नेट स्क्वायर, ठीक है, पढ़ा जाता है पनेट वर्ग, लेकिन इसको लिखा जाता है पुन्नेट PUNNET पुन्नेट स्क्वायर। ठीक है, ये ब्रिटिश अनुवांशिक विद स्पेशल थे ये जेनेटिक्स में, तो उन्होंने एक तरीका निकाला था स्क्वायर के माध्यम से आरेख के माध्यम से समझाने का प्रयास किया था और जिसको पुन्नेट स्क्वायर कहते हैं। तो पुन्नेट नामक वर्ग में अध्ययन की सहायता जनकों द्वारा युग्मकों का उत्पादन, युग्मनजों जायगोटों का निर्माण या F1 F2 संतति पदों को समझाया जा सकता है। ठीक है, यह आरेख आनुवंशिक संकरण प्रयोगों में संतति के सभी संभावित जीनोटाइपों की गणना करने के लिए बनाया गया था। और इसको कैसे? पुन्नेट वर्ग में जनकी लंबे कैपिटल टी नर, बौने स्मॉल टी मादा पौधे, इनके द्वारा उत्पन्न युग्मक और F1 कैपिटल टी स्मॉल टी संतति पीढ़ी दर्शाए गए हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप के F1 पौधे स्वपरागित हैं। F1 पीढ़ी के नर अंड, यहाँ पर एक चीज़ इस बुक में मिसप्रिंट हो गया है, देखो नर अंड, जबकि नर में अंड नहीं होता है, पराग होता है, और मादा जो यहाँ पर दिया गया है पराग, यहाँ पर अंड होता है। तो इसको इस तरह से मादा को आप ला दीजिए यहाँ पर नर की जगह पे, ठीक, और नर को ला दीजिए मादा की जगह पे यहाँ पे, ठीक। तो नर से पराग और मादा नर से पराग और मादा से अंड के संकेत के लिए क्रमशः ये संकेत बनाया जाता है। ये क्या है? ये है मादा और ये क्या है? ये है नर का संकेत होता है। यहाँ पर देख लीजिए पुन्नेट स्क्वायर को, पुन्नेट स्क्वायर को हमें दिखाया गया है, बहुत ही आसान तरीका है। पुन्नेट स्क्वायर को दिखाएगा, चाहे आप इस तरह से बना सकते हैं। इन्होंने दिया कैपिटल टी, ठीक, स्मॉल टी बौने पौधे, इनका जो युग्मक बना कैपिटल टी, एक कैपिटल टी दूसरा कैपिटल टी और इधर एक स्मॉल टी और एक स्मॉल टी, ये युग्मक बन गए, ठीक। अब इसमें जो है कि कैसे स्क्वायर में रखा जाता है, ये जो 4 खाने हैं पुन्नेट स्क्वायर, इस तरह से इसमें कैसे रखा जाता है देख लीजिए। यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ इस तरह से, ये मान लीजिए कि स्मॉल टी, ये स्मॉल टी और ये कैपिटल टी, ये कैपिटल टी, ऐसे रखा जाता है। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर रखा जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक।
यहाँ पर स्क्वायर के माध्यम से समझिए, इसको कैपिटल टी ये मिला करके, जैसे ये दोनों मिला करके हमने लिख दिया इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, देखिए ये हो गया। अब दूसरी बार क्या होगा, अब इस कैपिटल टी स्मॉल टी को इसमें रख देंगे, देखो कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ हो गया, ठीक। अब दूसरे को कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको देख लिया, ये देखो कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ रख दिया गया। उसके बाद फिर अब इसका नंबर है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ रख दिया गया। तो इस तरह से यही पुन्नेट स्क्वायर मेथड है। इसके द्वारा क्लियर जो F2 पीढ़ी के पौधे हैं बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं और उसमें फिट कर सकते हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बौना पौधा जब युग्मक बनते हैं तो जो फर्स्ट पीढ़ी होती है F1 पीढ़ी, इसमें सभी पौधे कैपिटल टी, अगर सब में कैपिटल टी लगा है, कैपिटल टी स्मॉल टी लंबा होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी लंबा होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी लंबा होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी लंबा, यानी कि देखने में सभी पौधे ये क्या होंगे, लंबे पौधे होंगे, ठीक है। लेकिन ये हेट्रोजाइगस, हेट्रो मतलब विषम, सम नहीं है, इनका जो गैमिट है वो कैपिटल टी और एक स्मॉल टी यानी विषम है। सम कब कहा जाएगा, जब दोनों कैपिटल हों या दोनों स्मॉल हों। जो अनुपात निकलता है फिनोटाइप अनुपात F2 पीढ़ी में, ये तो F1 देखा आपने, अभी तक क्या देखा, ये F1 पीढ़ी का था। और F2 में देखिए, अब F2 में क्या होगा, अब जब इसका गैमिट बनेगा लंबे पौधे क्या होगा, यहाँ पर हाइब्रिड था, सब संकर प्रजाति थी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही है ना सब। देखो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें जितने थे सब कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका जो गैमिट बनेगा अब इसमें से क्रॉस कराया जाता है, अब इन पौधों से क्रॉस कराया जाएगा, लंबे सभी हैं लेकिन विषम युग्मजी हैं, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये P2 है, क्या है, ये सेकंड पेरेंट है, दूसरी पीढ़ी के पेरेंट। और यहाँ पर ये जो थे ये P1 पेरेंट, फर्स्ट पेरेंट, और ये गैमिट है, युग्मक, यानी इसको G1 लिखा जाता है। और जो फर्स्ट फिलियल पीढ़ी होते हैं, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, उसको F1 पीढ़ी बोलते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि सेकेंड पीढ़ी वाला F2 पीढ़ी। अब F2 पीढ़ी जब इसका जो गैमिट बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी का, एक कैपिटल टी बनेगा, एक स्मॉल टी बनेगा। उसी तरह से इधर भी एक कैपिटल टी गैमिट और एक स्मॉल टी गैमिट। अब इसको जब बैठाएंगे हम पुन्नेट स्क्वायर में, तो कैपिटल टी यहाँ बैठ गया, ठीक, कैपिटल टी, इसमें देखो ये बन गया, ये कैपिटल टी। अब जब इसको करेंगे यहाँ से कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ भी हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी। अब फिर इसको दिखाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर इसको दिखा देंगे जब कैप स्मॉल टी, ये स्मॉल टी। तो अभी आपने देखा कि इसमें जहाँ जहाँ कैपिटल टी होगा वो लंबे होंगे, चाहे एक ही कैपिटल टी हो क्यों ना हो। दो होंगे तो लंबे तो शुद्ध रूप से हो गए सम युग्मजी, अगर एक कैपिटल टी होगा एक स्मॉल होगा तो विषम युग्मजी, लेकिन वो लंबा पौधा होगा। तो कैपिटल टी लंबा, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी लंबा, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी लंबा, और स्मॉल टी ये बौना, ये हो गया बौना, ठीक। तो 3 पौधे लंबे और एक पौधे बौने, एक के अनुपात में मिल गए, 3 पौधे लंबे एक बौने। लेकिन इनका जीनोटाइप अनुपात क्या होगा, जो जीनोटाइप होगा ये तो फिनोटिपिक अनुपात है। 3 पौधे लंबे दिखेंगे आपको आंखों से, एक बौना दिखेगा, तो वो क्या हो गया, फिनोटिपिक दृश्य अनुपात। लेकिन जीनोटाइप, जीनी अनुपात क्या होगा, उनके जीन के आधार पे। जीन अनुपात कैसे हम करेंगे, इसमें देखेंगे कैपिटल टी शुद्ध है, एक लंबा शुद्ध लंबा, ठीक। एक कैपिटल टी स्मॉल टी, 2 ये भी लंबे हैं, लेकिन इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल, ये कितने पौधे हो गए, 2 पौधे हो गए, ठीक। और एक बचा है शुद्ध बौना, स्मॉल टी, ये जीनी अनुपात है। तो जीनी अनुपात उनके एलील के ऊपर डिपेंड करता है, होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है। तो इसलिए फिनोटिपिक रेशियो F2 पीढ़ी में 3:1 होता है, जबकि जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटाइप अनुपात वो 1:2:1 होता है, ठीक, इम्पॉर्टेंट है। तो यह जो पन्नेट साहब थे वो पूरा नाम इनका था रेजिनाल्ड सी पन्नेट, ब्रिटिश के थे। इन्होंने यह आरेख बनाया था जिससे काफ़ी आसानी होती है, ठीक। अब जीनोटाइप कैपिटल टी इसको हमने समझा ही दिया। पन्नेट वर्ग में आसानी से देखा जा सकता है कि निषेचन के परिणाम स्वरूप 1/4 कैपिटल टी और हाफ इस कैपिटल टी स्मॉल टी और हाफ और 1/4 स्मॉल टी जीनोटाइप पैदा करते हैं। साथ ही केवल लंबा फिनोटाइप दृष्टिगोचर होता है। F2 अवस्था में
3/4 पौधे लंबे होते हैं, जिनमें से कुछ कैपिटल टी और कुछ कैपिटल टी स्मॉल टी होते हैं। बाहर से देखने पर कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी पौधों में भेद नहीं किया जा सकता। अतः जीनोटाइप जोड़े कैपिटल टी स्मॉल टी से केवल एक ही लक्षण कैपिटल टी लंबे की अभिव्यक्ति होती है। इसलिए कहा जाता है कि लक्षण लंबा बौने लक्षण अर्थात एलील स्मॉल टी के ऊपर प्रभावी हो जाता है। इसी लक्षण प्रभावता का यह असर होता है कि F1 के सारे पौधे लंबे होते हैं, भले ही जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी हो। और F2 पीढ़ी में 3/4 पौधे लंबे होते हैं, भले ही जीनोटाइप के लिहाज से 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी और 1/4 कैपिटल टी। अंत में जीनोटाइप अनुपात 3/4 लंबे यानी कि 1/4 कैपिटल टी और 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी और 1/4 बौने स्मॉल टी। दूसरे शब्दों में 3:1 का अनुपात पर जीनोटाइप अनुपात होता है 1:2:1। क्लियर, इसको आप समझ गए होंगे। अब कैपिटल टी अनुपात कैपिटल टी स्मॉल टी का 1/4 अनुपात 1/2 अनुपात 1/4 के अनुपात को गणित के द्विनामी पद ax² + by² यानी कि x² + b² x + b का होल स्क्वायर क्या होता है x² + b² + 2xy, x² + y² + 2xy, जिसमें से कैपिटल टी और स्मॉल टी जीनधारी युग्मक समान आवृत्ति 1/2 में रहते हैं। इस पद का इस प्रकार विस्तार किया जाता है, वही जो फार्मूला है उसके अनुसार लिखा जाता है कि हाफ कैपिटल टी प्लस हाफ स्मॉल टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ कैपिटल टी प्लस हाफ स्मॉल टी ब्रैकेट में क्लोज इंटू हाफ कैपिटल टी प्लस हाफ स्मॉल टी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1/4 कैपिटल टी प्लस हाफ 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस 1/4 स्मॉल टी। ये फार्मूले के अनुसार ही सेट हो जाता है। मेंडल ने पौधों को यही निकला 3:1 अनुपात 1:2:1 जीनोटाइप अनुपात। मेंडल ने F2 पौधों को स्वयं परागित किया और पाया कि F3 F4 पीढ़ियों में F2 के बौने पौधों ने केवल बौने ही पैदा किए। उसने निष्कर्ष निकाला कि बौनों का जीनोटाइप समयुग्मजी होमोजाइगस स्मॉल टी था। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने निष्कर्ष निकाला। और इसके अलावा प्रभावी विशेष है कि फिनोटाइप को देखने भर से जीनोटाइप संरचना का ज्ञान संभव नहीं है, जैसे कि F1 या F2 के लंबे पौधे का जीनोटाइप कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका भविष्य ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इसलिए F2 के लंबे पौधे के जीनोटाइप निर्धारण के लिए मेंडल ने F2 के लंबे पौधे का बौने पौधे से संकरण किया। इसे उन्होंने परीक्षार्थ संकरण या परीक्षण संकरण कहा। ठीक, क्या कहा? परीक्षण संकरण। इसी को बोलते हैं टेस्ट क्लास। क्या कहते हैं इसको? टेस्ट क्लास। और यही बैक क्लास भी है। ये इंपॉर्टेंट है, परिभाषा पूछा जाता है, पर नोट कर लीजिए कि बैक क्लास जिसे हिंदी में बोलते हैं विपरीत संकरण और परीक्षण संकरण जिसे टेस्ट क्लास कहते हैं। तो कारकों की शुद्धता यानी फैक्टर जो जीन्स हैं, लक्षण कारकों की शुद्धता की अपनी कल्पना की पुष्टि के लिए मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों का जनकीय पी पेरेंट जिसे बोलते हैं पौधों से संकरण किया। इसे विपरीत संकरण कहते हैं। ठीक, अब किसी लक्षण के प्रबल दृश्य रूप के पौधे में लक्षण के जीन रूप का पता लगाने हेतु तो इस पौधे का विपरीत संकरण अप्रबल जनकीय पौधे से किया जाता है, तो इसे परीक्षण संकरण या टेस्ट क्लास कहते हैं। ठीक, तो बैक क्लास और टेस्ट क्लास क्या है? परीक्षण संकरण जब किसी F2 पीढ़ी के पौधा वो चाहे लंबा है लेकिन वो शुद्ध लंबा है कि संकर जाति का लंबा है यानी कि कैपिटल टी वाला है या कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है, इसकी शुद्धता ज्ञात करने के लिए हम इसके अप्रभावी जनक से जब करते हैं तो हमें इसका रिजल्ट पता चल जाता है कि ये शुद्ध होमोजाइगस प्रबल समयुग्मजी है या अप्रबल या प्रबल असमयुग्मजी है। तो ये टेस्ट क्लास से ही पता चलता है इनकी शुद्धता का। इस प्रयोग में प्रभावी फिनोटाइप वाले जीव का अप्रभावी पौधे से संकरण किया जाता है, न कि स्वपरागण। ठीक है, तो इस तरह से कराया जाता है। यहाँ पर देख लीजिए रेखा टाइप इस चिन्ह के माध्यम से, यहाँ पर देखिए कि मान लीजिए कि ये एक F2 पीढ़ी का पौधा है ये जिसका पुष्प बैगनी है, लेकिन ये बैगनी है और इसका हमें ज्ञात नहीं है ये प्रभावी जीनोटाइप इसका क्या होगा। ये प्रभावी फिनोटाइप तो है, बैगनी रंग प्रभावी है, लेकिन यह शुद्ध रूप से यह होमोजाइगस प्रभावी है या हेट्रोजाइगस लक्षण है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसमें दिखाया गया है कि वाइट फ्लावर के लिए W स्मॉल w और बैगनी के लिए
बैगनी के लिए स्मॉल W, वाइट फ्लावर के लिए क्या दिखाया गया है, कैपिटल W, बैगनी के लिए स्मॉल W, सॉरी बैगनी के लिए कैपिटल W और वाइट के लिए स्मॉल W। ओके, तो इस तरह से अब इसमें देखिए समझिए कि ये समयुग्मजी अप्रभावी है और ये भी समयुग्मजी अप्रभावी है, ये तो क्लियर है। यदि एक F2 पीढ़ी का पौधा है जिसका प्रभावी फिनोटाइप ये है बैगनी कलर का, अब इससे क्रॉस कराया जाता है, अगर तो क्या होगा इसका जो, यदि मान लीजिए कि ये क्या होगा, ये हेटेरोजाइगस है, कैपिटल W स्मॉल W, और सफ़ेद पुष्प का तो स्मॉल W है, स्मॉल W का जो गैमेट बनेगा स्मॉल W ये, ठीक। और इसका जो है कि जो गैमेट बनेगा एक कैपिटल W एक स्मॉल W, इसमें जब क्रॉस कराया जाता है तो कैपिटल W स्मॉल W, फिर इसमें कराया जाएगा तो कैपिटल W स्मॉल W, इसमें कराया जाएगा तो स्मॉल W और इससे कराया जाएगा तो स्मॉल W, यानी कि दो पौधे बैगनी कलर के उत्पन्न होंगे, ये हेटेरोजाइगस, इसमें एक कैपिटल W आ गया है तो बैगनी पुष्प आ जाएगा, और इसमें नीचे वाले में सब देखो स्मॉल W है, तो ये सफ़ेद पुष्प वाला। तो यदि इस पुष्प से इस वाले पौधे से क्रॉस कराया जाता है और बैगनी पुष्प आ जाता है, तो इसका मतलब कि इस पुष्प का जो जनकीय ढांचा है, जीनोटाइप है जो, वो हेटेरोजाइगस है, संकर प्रजाति है, ये शुद्ध प्रजाति नहीं है, कैपिटल W स्मॉल W। और यदि दूसरे तरीके से देखा जाए, यदि इसका ये तरीका नहीं आता है और ये आ जाता है, यानी कि सभी पौधे जो हैं वो बैगनी कलर वाले होते हैं, चारों के चारों बैगनी पुष्प देने वाले होते हैं, तब यह शुद्ध रूप से होमोजाइगस प्रभावी जीनोटाइप वाला ये पौधा है, ठीक। तो ये इस तरह से ये बैक जो ये F2 पीढ़ी का पौधा है, बैक जनक इससे कराया जाता है, ठीक है, यानी कि रेसेसिव प्रजाति से कराया जाता है, रेसेसिव वाले जनक से कराया जाता है, समयुग्मजी अप्रभावी से, तो ये हो जाता है टेस्ट क्रॉस, जबकि ये बैक क्रॉस ही है। क्या है ये? बैक क्रॉस है। तो विपरीत संकरण का जब अप्रबल जनकी पौधे से किया जाता है तो इसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं, ठीक है। अपर नेटवर्क का जो प्रयोग है इसमें दिखाया गया है कि संतत के रूप ज्ञात करने के प्रयास करो, क्या अनुपात मिला? सही बात है, 3:1 अनुपात मिला है। फिनोटाइप जीनोटाइप में 1:2:1 का मिला है, ठीक है। तो इस संकरण के प्रयोग से जीनोटाइप का उपयोग करके क्या आप परीक्षार्थ संकरण की परिभाषा दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं। कैसे कि जब हम F2 पीढ़ी के प्रभावी फिनोटाइप वाले पुष्प पौधे का संकरण समयुग्मजी अप्रभावी जनक से कराते हैं तो उसे हम परीक्षण संकरण या टेस्ट क्लास कहते हैं, ठीक। तो ये सब चीज़ें हैं, इस तरह से आप सबको समझ में आ जाएगा। एक संकर संकरण प्रयोगों के अपने परीक्षणों को आधार बनाकर मंडल ने इनकी वंशागति संबंधी अपनी समझ के साथ 2 नियम प्रस्तावित किए, और आज इन नियमों को वंशागति के नियमों या सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। प्रथम नियम है जिसमें प्रभाविता का नियम, इसी को प्रबलता का नियम भी बोलते हैं। दूसरा नियम है विसंयोजन का नियम या पृथक्करण का नियम, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रभाविता के नियम को लॉ ऑफ डोमिनेंस, और दूसरे को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। तो प्रभाविता के नियम में लक्षणों का निर्धारण कारक नामक विविक्त डिस्ट्रिक्ट इकाइयों द्वारा होते हैं। कारक जोड़े में होते हैं। यदि कारक जोड़ों के 2 सदस्य असमान हों तो इनमें से एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी हो जाता है, अर्थात एक प्रभावी दूसरा अप्रभावी होता है, इसीलिए इसको प्रभाविता का नियम कहते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस, F1 में केवल एक जनक लक्षण का प्रकट होना और तथा F2 में दोनों जनक लक्षणों का प्रकट होना प्रभाविता के नियम के द्वारा समझा जा सकता है। इससे स्पष्ट होता है कि F2 में 3:1 अनुपात क्यों पाया जाता है, ठीक है। दूसरा नियम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इस नियम का आधार यह है कि अलील आपस में घुल मिल सम्मिश्रण नहीं हो पाते और F2 पीढ़ी में दोनों लक्षणों की फिर से अभिव्यक्ति होती है, भले ही F1 पीढ़ी में एक प्रकट नहीं होता। यद्यपि जनकों में दोनों अलील विद्यमान होते हैं, युग्मक बनने के समय कारकों के एक जोड़े या अलील के सदस्य विसंयोजित अलग हो जाते हैं और युग्मक को 2 में से एक ही कारक प्राप्त होता है। एक समयुग्मजी जनक द्वारा उत्पन्न सभी युग्मक समान होते हैं, जबकि विषमयुग्मजी जनक 2 प्रकार के युग्मक उत्पन्न करता है जिनमें समान अनुपात में एक अलील होता है, ठीक है। तो इस तरह से 2 नियम जो मेंडल के प्रथम और द्वितीय नियम है, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम, ये इनके द्वारा प्रस्तुत हुए। जो ये
इसको अगर हम 2 मिनट में अगर इसको समझें, आज के लेक्चर को सिर्फ अगर 2 मिनट में, चूँकि 2 ही नियम को मुझे समझाना था, प्रभाविता का नियम और विसंयोजन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो इसको इस तरह से, जैसे लंबे पौधे को ले लिया, ठीक, ये पेरेंट हो गए, और बौने पौधे को हम स्मॉल टी से लिखते हैं, ठीक, ये इसको बोलते हैं P1, ये पेरेंट हो गया। अब इसका गैमेट बनेगा जो G1 कहा जाएगा। इसका गैमेट क्या बनेगा, इसका एक टी ले लेते हैं, कैपिटल टी गैमेट हो गया, क्रॉस कराते हैं, एक स्मॉल टी ले लेते हैं, ये हो गया गैमेट। जब इसको क्रॉस कराएंगे तो ये जो पीढ़ी आएगी F1 पीढ़ी, पहली पीढ़ी, पहली संतति, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी ये ले लिया और स्मॉल टी का इसका ले लिया, ये हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी। ये है, इसको बोलते हैं संकर प्रजाति। क्या बोलते हैं, ये संकर, या इसी को बोलते हैं इंग्लिश में हाइब्रिड, ठीक है, जिसको आम भाषा में दोगली प्रजाति कहते हैं। अब इसमें कैपिटल है, जो कि प्रभावी लक्षण लंबापन है, जो मेंडल ने लिया था, पौधे की लंबाई, वो प्रबल लक्षण होता है। तो कैपिटल टी प्रबल लक्षण है, इसलिए बौनेपन के लक्षण को दाब देता है, यानी पहली पीढ़ी में जो पौधा होगा वो सभी के सभी लंबे पौधे वाले होंगे, बौना एक भी नहीं होगा। इसीलिए इसको कहा जाता है प्रबलता का नियम, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। और दूसरा सेग्रीगेशन का नियम पुनेट स्क्वायर मेथड से। अब दूसरे उन्होंने क्या किया, जो संकर प्रजाति के F1 पीढ़ी के थे पौधे, ठीक है, इनमें क्रॉस होने दिया। इनका जो गैमेट बनेगा, क्या बनेगा गैमेट, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, ये इस तरह से एक मादा पुष्प हो गया और एक नर हो जाएगा, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक। अब कैपिटल टी इसमें हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल टी, दूसरे खाने में क्या होगा, कैपिटल टी ये वाला ले लिया और स्मॉल टी ये वाला ले लिया, ठीक है। अब यहाँ इसको लेंगे जब, इसको और इसको, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक, फिर स्मॉल टी, इसलिए कितना हो गया, सब देख रहे हैं यहाँ पर, अभी आप देख रहे हैं कि ये जो हैं, ये लंबा पौधा होगा, ये कैपिटल टी एक है, लंबा पौधा होगा, इसमें भी एक कैपिटल टी है, लंबा होगा, इसमें स्मॉल टी है, तो ये होगा बौना होगा, ठीक, क्या होगा, बौना होगा। तो 3 लंबे पौधे और एक बौने पौधे, एक क्या हो गया, बौने पौधे हो गए, ठीक है। तो इस तरह से 3:1 अनुपात में आता है। तो इसी ये सिद्ध होता है कि जो बौनापन पहली पीढ़ी में लक्षण नहीं दिखा था, सभी लंबे पौधे थे, जबकि इसके जनक में, पहली पीढ़ी के जनक जो था एक बौना था, वो पहली पीढ़ी के संतान में उसके लक्षण प्रकट तो थे, लेकिन प्रकट नहीं हुए थे, लेकिन दूसरी पीढ़ी में, F2 पीढ़ी में वो अलग हो जाते हैं, घुलते मिलते नहीं है, वो दूसरी पीढ़ी में अलग हो जाते हैं। इसी को अलगाव का नियम या विसंयोजन का नियम या पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं, ठीक, यही 2 नियम है बस, और कुछ नहीं। तो अब इसको कैसे कहते हैं, अगर देखा जाए तो विसंयोजन या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को इसको अगर लिखने के लिए कहा जाए परिभाषा के रूप में, तो एक आनुवंशिक लक्षण की विभिन्नताओं अर्थात तुलनात्मक रूपों के कारक कितने ही समय के लिए साथ साथ रहने पर भी अपरिवर्तित अर्थात शुद्ध बने रहते हैं, ठीक है। इसीलिए कुछ वैज्ञानिक इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कि युग्मकों की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, ठीक है। अब कुछ वैज्ञानिक इसको कहते हैं संकरों के विलगन का नियम, लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड्स। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट कहा जाता है, और लॉ ऑफ डोमिनेंस को यदि आप परिभाषित करना चाहें तो इसको ये कह सकते हैं कि प्रबलता एवं अप्रबलता के निष्कर्ष को मेंडल ने जो कहा, प्रबलता का नियम घोषित किया, उसके अनुसार होता है यदि किसी लक्षण के विपरीत कारक साथ साथ हों तो केवल प्रबल कारक के ही दृश्य रूप का प्रकटन होता है, इसकी उपस्थिति में अप्रबल कारक का दृश्य रूप प्रकटन नहीं होता। तो ये आप 2 नियम समझ गए, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, और विसंयोजन यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम, इसी को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। दूसरे नियम को क्या कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम। यहाँ पर फिर ग्राफ के जरिए देखो दिखाया गया है, लेकिन ये दूसरा है। अपूर्ण प्रभाविता क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब ये होता है कि जनक जो होते हैं, दोनों नर और मादा जो जनक होते हैं, यदि दोनों के लक्षण प्रकट न हो, F1 पीढ़ी में दोनों के लक्षण प्रकट न हो, कोई तीसरा लक्षण, नया लक्षण यदि प्रकट होता है तो उसे हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। इसका उदाहरण सबसे अच्छा मिलता है मिरेबिलिस जलापा का। मिरेबिलिस
जलापा, जिसे गुलाबांस कहते हैं, या स्वान पुष्प, स्नैपड्रैगन, एंटीराइनम के पुष्प में ये देखा जाता है कि एक लाल पुष्प के पौधे का जब सफ़ेद पुष्प से क्रॉस कराया जाता है, देख रहे हैं यहाँ पे, जब सफ़ेद पुष्प से एक लाल पुष्प का पौधा कैपिटल RR, स्मॉल RR, सफ़ेद पुष्प, जब दोनों से क्रॉस कराया जाता है, मंडल के नियमों के अनुसार प्रभावी लक्षण ये रेड है, ये अप्रभावी है, ये गैमिट है ये, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, ये रेड फ्लावर होना चाहिए, F1 पीढ़ी, ये F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी में रेड होना चाहिए, लेकिन रेड भी नहीं होता और न तो वाइट भी होता है, एक तीसरा पिंक कलर निकलता है। क्या होता है ये पिंक कलर के, सारे फूल जो होते हैं पिंक कलर के, यानी कि किसी भी अपने जनक, दोनों जनकों में से किसी जनक से इनके लक्षण नहीं मिलते हैं, तीसरा निकलता है। तो इसमें जो है कि प्रभावी लक्षण आर तो था और अप्रभावी सफ़ेद था, लेकिन दोनों में इतनी ज़बरदस्त दावेदारी होती है अपने लक्षण को प्रकट करने के लिए कि अंततः ये होता है कि भाई नहीं, चलो ना तुम्हारा ना हमारा, चलो तीसरा एक रास्ता निकालते हैं, तीसरा लक्षण प्रकट करते हैं, तो पिंक कलर। तो मिरेबिलिस जलापा उदाहरण है और स्वान पुष्प इसका उदाहरण है। तो अपूर्ण प्रभाव, इसीलिए कहा था अपूर्ण प्रभाविता, ठीक है। अब इसको जब दूसरे पीढ़ी में देखते हैं लक्षण, तो कैपिटल R, स्मॉल r, फिर कैपिटल R, स्मॉल r, नर और मादा पुष्पों जब कराते हैं, एक गुलाबी पुष्प F1 पीढ़ी से क्रॉस कराते हैं, तो देखते हैं F2 पीढ़ी, ये F2 पीढ़ी है, F2 पीढ़ी में क्या निकलता है, एक कैपिटल R, दो कैपिटल R, स्मॉल r हेट्रोजाइगस, और एक फिर होमोजाइगस स्मॉल r सफेद। यानी कि इसमें जो रिजल्ट होता है F2 पीढ़ी का, वो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो एक जैसा होता है, 1:2:1। अब तक जो नॉर्मल प्रभाविता के नियम में आपने देखा था F2 पीढ़ी में, वो 3:1 होता है, और फिनोटिपिक रेशियो, जबकि जीनोटिपिक होता था 1:2:1। यहाँ पर फिनोटिपिक अनुपात 1:2:1, यानी एक लाल पुष्प, दूसरा दो पुष्प गुलाबी और एक सफ़ेद होता है, और जीनोटिपिक रेशियो भी वही होता है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो एक जैसा होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग समझ गए होंगे। फिनोटिपिक अनुपात 3:1, प्रभावी अप्रभावी बदल गया। इस उदाहरण में कैपिटल R कारक, स्मॉल r कारक पर पूर्णतः प्रभावी नहीं रहा, अतः लाल कैपिटल R, सफ़ेद कैपिटल R, सफ़ेद स्मॉल r से गुलाबी कैपिटल R, स्मॉल r प्राप्त हो गया, ठीक है। तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंट है। अब प्रभाविता वास्तव में क्या है, इसको आप लोगों ने देखा ही लिया कि कुछ एलील प्रभावी, कुछ अप्रभावी क्यों होते हैं। ये एक विशेष रूप से इसके पीछे एंजाइम होता है, और उस एंजाइम के कारण से कुछ सूचनाएं प्रभावी बना पाते हैं और अप्रभावी उसको सूचना को रूपांतरित नहीं कर पाते हैं। तो जो एलील में निहित विशेष सूचना को रूपांतरित कर देता है वो प्रभावी होता है, और जो नहीं कर पाता वो अप्रभावी होता है, ठीक है। सप्रभाविता, कोडोमिनेंस क्या है, कोडोमिनेंस क्या है, कोडोमिनेंस मतलब साथ साथ। अभी तक आपने देखा इनकम्प्लीट में कि दोनों पेरेंट के लक्षण F1 पीढ़ी में नहीं होते हैं, एक तीसरा लक्षण प्रकट होता है, लेकिन कोडोमिनेंस सह प्रभाविता, सह मतलब साथ साथ, वहाँ अपूर्ण होता है, अपूर्ण प्रभाविता, न तो प्रभावी लक्षण दिखता है, न तो अप्रभावी लक्षण दिखता है, एक तीसरा दिखता है, और जबकि यहाँ पर सह प्रभाविता साथ साथ, यानी कि दोनों पेरेंट, दोनों जनक के लक्षण एक साथ दिखते हैं, ठीक है, दोनों भाई। तो इस तरह से इसका सबसे बड़ा उदाहरण है तो ब्लड है। ब्लड में जो एबीओ रुधिर का निर्धारण करने वाला जो फैक्टर होता है वो सबसे बढ़िया उदाहरण है। और एक उदाहरण इसका और है, कुछ लघु श्रृंग के छोटे सींग वाले जो मवेशी होते हैं, उनमें बालों, ऊन के रंग का प्रकटन जीनों की एक एलील जोड़ी के प्रभाव से होता है, ठीक है। ऐसे जोड़ी के प्रबल जीन के प्रभाव में बालों का रंग लाल या भूरा तथा अप्रबल जीन के प्रभाव से बालों का रंग सफ़ेद होता है। दोनों प्रबल जीनों वाले शुद्ध नस्ली अर्थात प्रबल संयुग्मजीव कैपिटल R मवेशी में बाल लाल या भूरे तथा दोनों अप्रबल जीन वाले शुद्ध नस्ली अर्थात अप्रबल संयुग्मजीव स्मॉल r मवेशी में बाल सफ़ेद होते हैं। ये दोनों में मवेशी में संकर कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है, तो विषम युग्मजीव जो कैपिटल R स्मॉल r उत्पन्न होता है वो या लाल भूरा नहीं होगा, प्रभाविता की तरह से नहीं होगा, वो कहीं कहीं लाल होगा, कहीं कहीं सफ़ेद होगा, यानी कि दोनों लक्षण एक साथ प्रकट होते हैं। उसी तरह से सप्रभाविता में यहाँ पर हो गया है कि F1 देखा, फिर मैं समझा दे रहा हूँ कि जहाँ F1 दो जनकों में से किसी एक तरह से मिलता था प्रभाविता
या मध्य लक्षणों वाला अपूर्ण प्रभाविता। सप्रभाविता ऐसी घटना है जिसमें F1 पीढ़ी दोनों जनकों से मिलती जुलती है। इसका एक अच्छा उदाहरण मानव में एबीओ रुधिर वर्गों का निर्धारण करने वाले विभिन्न प्रकार की लाल रुधिर कोशिकाएं हैं। एबीओ रुधिर वर्गों का नियंत्रण जीन आई करती है। लाल रुधिर कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली में सतह से बाहर निकले हुए शर्करा बहुलक होते हैं। इस बहुलक का प्रकार क्या होगा? यहाँ इस बात का नियंत्रण जीन आई से होता है। इस जीन आई के 3 एलील आई ए, आई बी तथा स्मॉल आई होते हैं। एलील आई ए और एलील आई बी कुछ भिन्न प्रकार की शर्करा का उत्पादन करते हैं और एलील स्मॉल आई किसी भी प्रकार की शर्करा का उत्पादन नहीं करते। मानव जीन डिप्लॉयड द्विगुणित होता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति में इन 3 में से 2 प्रकार के जीन एलील होते हैं, आई ए और आई बी, तो स्मॉल आई के ऊपर पूर्ण रूप से प्रभावी होते हैं। अर्थात जब आई ए और स्मॉल आई विद्यमान हो तो केवल आई ए अभिव्यक्त होता है और जब आई बी और आई ए विद्यमान हो तो केवल आई बी अभिव्यक्त होता है। आई तो शर्करा बनाता ही नहीं। जब आई ए और आई बी दोनों उपस्थित हों तो ये दोनों अपने अपने प्रकार की शर्करा की अभिव्यक्ति कर देते हैं। यह घटना ही सप्रभाविता है। इस कारण लाल रुधिर वर्ग कोशिकाओं में ए और बी दोनों प्रकारों की शर्करा होती है। 3 भिन्न प्रकार के एलील होने के कारण इनके 6 संयोजन संभव हैं। इस प्रकार एबीओ रुधिर वर्ग को 6 विभिन्न जीनोटाइप होंगे, जैसे कि नीचे दिख रहा है। यहाँ पर देखिए कि एक पेरेंट, दूसरा पेरेंट, एक नर एक मादा, और होने वाली संतान का क्या जीनोटाइप होगा और उनके रुधिर वर्ग क्या होंगे, क्लियर दिख रहा है। यदि आई ए पिता है, आई ए माता है, तो संतति में क्या होगा? आई ए, रुधिर वर्ग क्या होगा? ए होगा। आई ए पिता है, आई बी माता है, तो आई ए आई बी यानी ए बी रुधिर वर्ग होगा। आई ए पिता है, स्मॉल आई है, तो केवल ए रुधिर होगा। आई बी पिता है, आई ए माता है, तो ए बी रुधिर वर्ग होगा। आई बी पिता है, आई बी है, तो बी रुधिर वर्ग होगा। आई बी और स्मॉल आई है तो बी होगा, और केवल स्मॉल आई है तो ओ होगा, 0। ठीक, तो इस तरह से एबीओ रुधिर समूह जो है वो बहुएलील मल्टीपल एलील का बहुत अच्छा उदाहरण है। तो पूछा जाता है कि मल्टीपल एलील का उदाहरण क्या है, तो एबीओ रुधिर वर्ग बेस्ट, ठीक है, उदाहरण है, इसको आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि 2 से अधिक अर्थात 3 एलील एक ही लक्षण को नियंत्रित करते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति में 2 ही एलील विद्यमान रह सकते हैं। अतः बहुएलील की क्रियाशीलता समष्टि के अध्ययन में ही दिख सकती है। कभी कभी एकल जीन उत्पाद एक से अधिक प्रभाव छोड़ सकता है। उदाहरण के लिए मटर के बीजों में मंड संश्लेषण का नियंत्रण, तो ये भी एक तरह से है अतः प्रभाविता। इससे झुर्रीदार ये जो मंड के कण बनते हैं, ये भी एक तरह से मल्टीपल एलील का उदाहरण है। तो इसको आप देख सकते हैं कि उदाहरण के लिए मटर के बीजों में मंड संश्लेषण का नियंत्रण एक जीन करता है। इसके 2 एलील कैपिटल बी स्मॉल बी होते हैं। कुशल रूप से मंड संश्लेषण कैपिटल बी समयुग्मजों से होता है और इस प्रकार विशाल मंड कण उत्पन्न हो जाते हैं। इसके विपरीत स्मॉल बी समयुग्मजीय मंड संश्लेषण कम कुशल होते हैं और छोटे मंड कणों के उत्पादन। पकने पर कैपिटल बी बीज गोल होते हैं और स्मॉल बी झुर्रीदार विषम युग्मज गोल बीज पैदा करते हैं, इसलिए लगता है कि कैपिटल बी प्रभावी एलील है। कैपिटल बी स्मॉल बी बीजों में उत्पन्न मंड कण मझोले आकार के होते हैं। अतएव यदि मंड कण का आकार एक फिनोटाइप मान लिया जाए तो इस दृष्टिकोण से यह एलील अपूर्ण प्रभाविता ही दर्शाता है। अतएव प्रभाविता न तो किसी जीन का या उसके उत्पाद का स्वायत्त लक्षण है जिसकी सूचना जीन में निहित है, यह उतनी ही निर्भर जीन उत्पाद पर और उत्पाद द्वारा जनित जीनोटाइप पर होती है जितनी कि हमारे द्वारा परीक्षार्थ चुने गए विशेष जीनोटाइप पर। ठीक, अब अगला जो टॉपिक है 2 जीनों की वंशागति, ठीक है, इसको अगले वीडियो में, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे।